हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमारे पास दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। दिल्ली पुलिस के पेपर को अभी सिर्फ 80 से 90 दिन का ही टाइम बचा है, क्योंकि अभी 1 सितंबर से हमारे जो फॉर्म फिल करने हैं वो शुरू हो जाएंगे और 14 नवंबर से, जो पहले से ही हमारे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे डेट आ चुकी है दिल्ली पुलिस के एग्जाम की, जो कि 14 नवंबर से जो हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट जीके के बारे में, कि जीके के से रिलेटेड हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जीके में हमारे 40+ स्कोर बन सके। ये 40+ स्कोर हमें चाहिए ही चाहिए अगर हमें अपना सिलेक्शन लेना है। तो अब ये एक ऐसा टाइम आ गया है, ये हमारा एक वीक टाइम है कि जहाँ पे हमें अपनी स्टडी अच्छे से करनी है, कैसे हमें रिवीजन करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ने, वो भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि ये टाइम है हमारा हार्ड वर्क से ज़्यादा हमारा स्मार्ट वर्क का टाइम है, कि हमें एक स्मार्ट स्टडी करनी है। किस तरीके से हम अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से अपना जीके का स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टॉपिक वाइज हमारा जो वेटेज है जीके का वो क्या रहता है, किस सब्जेक्ट से हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं और कौन कौन सी बुक्स हैं जिससे हम अपनी प्रिपरेशन इस टाइम पे करनी है। 2-3 टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे पॉलिटिकल साइंस है हमारी, वो हमें थ्योरेटिकल तरीके से पढ़नी है, जीके है, और बाकी जैसे हिस्ट्री रह गया, भूगोल है हमारी, वो हमें वन लाइनर से पढ़नी है। जी हाँ, हमारे पास जो अभी फिलहाल का जो टाइम है, जिस टाइम पे हमें अपनी जीके की प्रिपरेशन करनी है, इस टाइम पे कि जब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है अपने एग्जाम में, तो हमें थ्योरेटिकल से ज़्यादा एक वन लाइनर बुक आती है हमारी लूसेंट की, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो बुक ले लें, उससे प्रिपरेशन करें। क्योंकि जो एग्जाम का हमारा टाइम होता है उस टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है। उस टाइम अब आप लोगों का सिलेबस कवर हो गया होगा, अगर आप प्रिपरेशन पहले से लगे हुए हो तो आपका जो सिलेबस है वो कवर हो गया होगा। और आप मान लो आप पहले से प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, आपकी अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो वन लाइनर से भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। वन लाइनर से भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वन लाइनर अगर आप पढ़ रहे हो बुक, तो आप उसको टॉपिक वाइज ही पढ़ो, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा लिया कोई भी टॉपिक पढ़ने लगे। आप उसको ट्रेंड वाइज पढ़ते रहोगे तो वहां से भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और अब इतना टाइम नहीं है कि हमें हर एक टॉपिक थ्योरेटिकल पढ़े। जो जो टॉपिक आपको थ्योरेटिकल पढ़ने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। वीडियो में एंड तक बने रहें, कहीं पे भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको वर्दी चाहिए, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आपको जीके में स्कोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट वेटेज जो सब्जेक्ट है वो हमारा जीके है। तो जीके की प्रिपरेशन क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रीना है, मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल पोस्टेड हूँ और मेरा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर 2022 में भी सिलेक्शन हो रखा है। तो एज माय एक्सपीरियंस मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी वो मैं आपको आज बताऊंगी। जो लास्ट 90 डेज हैं इसके में हम किस तरीके से और कैसे अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे हम अपना रिवीजन कर सकते हैं, कैसे हम अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचेगा, सिर्फ ये टॉपिक हैं जो हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, सिर्फ वो मैं आपको टॉपिक बताऊंगी जो आपको सिर्फ अभी पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये वाला टॉपिक, ऐतिहासिक स्रोत, कि हिस्ट्री के जो स्रोत हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जिनसे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। तो एक तो हमें ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस हिस्ट्री हमारी 6 से 8 नंबर की आती है, टोटल जीके हमारी 50 मार्क्स की आती है। तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग जो वेटेज है चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज वो हमारा कितना है। तो हिस्ट्री से हमारे 6 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसमें जो जोन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ऐतिहासिक स्रोत हमें पढ़ना है, उसके अलावा हमें प्रमुख वंश, जितने भी वंश हमारे अब तक रहे हैं हिस्ट्री में, उनके संस्थापक, ठीक है, जैसे मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, चोल वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, इन सब के संस्थापक,
इनके द्वारा अगर कोई उपलब्धि है, जैसे कोई मंदिर बनवाया गया है, कोई इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध हैं जो अभी तक पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये वाली चीजें भी हमें कवर करनी है। ठीक है, जो हिस्ट्री में पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है हमारा। ठीक है, उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता, इससे तो बिल्कुल श्योर है कि एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो हड़प्पा सभ्यता तो आपको रट लेनी है, 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करना है हड़प्पा सभ्यता का। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में जरूर आता है हड़प्पा सभ्यता से, तो ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी जरूर पढ़ना है। दूसरा आता है हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से मैं आपको बता दूं, मुगल वंश से या गुलाम वंश से, इन 2 से भी हमारा एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर हमारा यहाँ पे बनता है। अब तक हमारे 3 नंबर हो गए जो बिल्कुल श्योर हैं कि इन 3 चैप्टर से ही आएंगे, तो ये तीनों चीजें आपको जरूर पढ़नी है। इस टाइम पे सिर्फ इनका ही रिवीजन करना है। एक 1 लाइनर बुक आती है हमारी लूसेंट की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऊपर भी मैं आपको शो कर दूंगी। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये वाली बुक आपको खरीद लेनी है, इस बुक से ही आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अभी जो 1 लाइनर बुक पढ़नी है, थ्योरेटिकल बुक से आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। जो जो चैप्टर आपको थ्योरेटिकल बुक से पढ़ने हैं उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगी ये थ्योरेटिकल बुक से पढ़ने हैं, ये 1 लाइनर से पढ़ना है, ये ऑप्शनल मेथड से जाना है। ठीक है, ये जो तीनों टॉपिक मैंने आपको बताया ये हमें 1 लाइनर से पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारे गांधी जी के आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी के आंदोलन है, इसमें थोड़ा सा डीपली अब पूछने लग गए, सीधा ऐसे नहीं पूछेंगे कि चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ या नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, ये वाली चीजें अब सीधा नहीं पूछेंगे। अब कैसे क्वेश्चन पूछने लगे, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट आ गया, कैसे कि चंपारण आंदोलन कितने दिन चला, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछने लग गए, है ना। अभी CHSL के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन बना था, हमने देखा भी था कि ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि नमक सत्याग्रह गांधी जी का कब से कब तक या कितने दिन तक चला, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो गांधी जी का टॉपिक है ये आप थ्योरेटिकल बुक से पढ़ना, ये वाले 3 टॉपिक आप 1 लाइनर से पढ़ लेना, ये वाला आप थ्योरेटिकल पढ़ना। ठीक है, थ्योरी से पढ़ना। ये जितना भी गांधी युग था ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको बिल्कुल जैसे क्या बताऊं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, गांधी युग कब से शुरू हुआ था, क्या क्या उसके स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ना। जैसे शुरू में कब हुआ था, गांधी जी वापस कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से, फिर उनका कौन सा आंदोलन चला, उसके बाद कौन सा चला, पूना पैक्ट कब हुआ, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप याद होनी चाहिए। आप जब थ्योरेटिकल पढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो गांधी युग भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी हमारा एक क्वेश्चन जरूर आता है हिस्ट्री से। उसके अलावा प्रथम वायसराय, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है। वैसे तो स्टैटिक का बनता है हमारा, लेकिन इसको हम हिस्ट्री में ही काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है, इससे चांसेस हैं कि बने, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि इससे बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं बोलूंगी कि हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इनसे श्योर है कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इससे हो सकता है एक आध शिफ्ट में आए, हो सकता है वो शिफ्ट आपकी हो, तो आपको छोड़ना नहीं है, ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है। ठीक है, 1857 का विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है। युद्धों से जरूर क्वेश्चन बनता है कि उस युद्ध का नेतृत्व किसने किया। ज्यादातर अंग्रेजों के खिलाफ हमारे जैसे जितने भी हिंदू नेता थे, जितने भी हमारे, उनका पूछ लेते हैं कि उनमें से किस, जैसे झांसी का नेतृत्व किसने करा, है ना, बंगाल का नेतृत्व किसने करा, इस तरह के क्वेश्चन बनने लग गए। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपको पढ़ना है। ठीक है, 1 लाइनर से पढ़ लेना, चाहे थ्योरेटिकल से पढ़ लेना, लेकिन 1857 का जो विद्रोह था उस टाइम के भी अब के जो एग्जाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। उसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन, विश्व युद्ध, भारत की महान शख्सियत, जो भी हिस्ट्री में हमारे भारत की महान शख्सियत रही है उनके नारे हो गए, जैसे है ना, जो भी उन्होंने नारे दिए, जो भी उनके उपनाम है ना, उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल करी थी। जैसे यही क्वेश्चन पूछ ले, महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो वैसे तो ये स्टैटिक के टॉपिक हैं, लेकिन हिस्ट्री में भी काउंट होंगे ये वाले, तो ये वाली चीजें भी आपको पढ़नी है। तो मैंने ये 10 टॉपिक आपको बता दिए हिस्ट्री से, इनके अलावा आपको कोई और नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखो एक चीज और रह गई इसमें, वेद, ऐतिहासिक स्रोत, इसमें आपको ऋग्वेद, चारों वेद आ जाएंगे। ठीक है, चारों वेद से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं हमारे वेदों से, तो इसमें वेद,
आर्य समाज, ये वाली चीजें भी पढ़नी है आपको, ठीक है। आर्य कब आए, जैन धर्म हमारा, बौद्ध धर्म हो गया, तो ये चीजें भी आपको पढ़नी है। इनसे भी हमारा एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का स्पेशली मैं आपको मेंशन कर दूं यहाँ पे, पॉलिटिक्स आपको थ्योरी से पढ़नी है, ठीक है। एक बार आपको जरूर थ्योरी से पढ़नी है, और थ्योरेटिकल से भी आपको बिल्कुल अच्छे से उसको गहन तरीके से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि दिल्ली पुलिस में डीपली क्वेश्चन नहीं बनते, दिल्ली पुलिस में भी डीपली क्वेश्चन बनने लग गए, ठीक है। तो आपको जो पॉलिटिक्स है वो आपको एक बार थ्योरेटिकल तरीके से पढ़नी है, उसके बाद वन लाइनर से, उसके बाद ऑप्शनल से, तीनों बुक से आपको पॉलिटिक्स पढ़नी है। पॉलिटिक्स हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जीके जीएस में, ठीक है। तो आपको ये वाली जो बुक है, ये पॉलिटिक्स जो है वो आपको थ्योरी से पढ़नी है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। भारत का संवैधानिक इतिहास है ना, संविधान सभा, प्रस्तावना, विशेषताएं, स्रोत, पूरा संविधान, इन शॉर्ट में बोले तो पूरा संविधान, संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, कितनी समितियां थी, कहाँ कहाँ से क्या क्या हमने लिया है संविधान में, प्रस्तावना कहाँ से ली है, कौन से अनुच्छेद में है, क्या क्या कर्तव्य हैं हमारे, कौन से मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद, अनुसूचियां, भाग, ये पूरा संविधान हमें पढ़ना है, कैसे हमारा संविधान बना और क्या क्या उसमें हमारा ऐड है, ठीक है। ये हमने पढ़ना है। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे संविधान से, तो संविधान हमें रटना है, बिल्कुल संविधान के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए पॉलिटिक्स में। सेकंड है हमारा भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के बारे में कई बार तो राष्ट्रपति से ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन कई बार लोकसभा और राज्यसभा से भी बनता है क्वेश्चन, तो आपको वो भी रिवाइज करने हैं, उनके बारे में पढ़ना है, दोनों के अनुच्छेद पढ़ लेने हैं, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं वो पढ़ लेने हैं, जो निम्न आयु होती है वो क्या होती है और उच्च आयु क्या होती है, ये 4-5 क्वेश्चन है जो लोकसभा और राज्यसभा से बन सकते हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। करंट में कौन अध्यक्ष है वो चीजें पढ़नी है, ठीक है। ये हो गए 2 टॉपिक हो गए हमारे, है ना, 3 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पे, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन लगा के चलो आएंगे ही आएंगे। थर्ड है हमारा प्रमुख पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी, आप वहां से भी नोट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अभी वीडियो से भी नोट कर लेना, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स है हमारे, कौन कौन से सब्जेक्ट से हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जो मैं इसके अलावा जो मैंने आपको नहीं बताया वो नहीं पढ़ने, अभी जो फिलहाल 80 दिन में हमें पढ़ना है सिर्फ वो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जीके से, ठीक है। संसदीय समितियां, उनके अध्यक्ष, ठीक है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, इनसे रिलेटेड अनुच्छेद, इन शॉर्ट अगर आपको अनुच्छेद सारे याद हैं, आपको संविधान संशोधन सारे याद हैं, आपको भाग, अनुसूचियां सारी याद हैं, उनके स्रोत सारे याद हैं, तो आपकी पॉलिटिक्स कवर है वहीं पे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली हमारे अनुच्छेद से ही रिलेटेड बनते हैं। मान लो देखो यहाँ पे कोई क्वेश्चन बन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय से क्या क्वेश्चन बन सकता है, या तो उसका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पूछ लेंगे, या फिर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां पूछ लेंगे, या सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है, तो ठीक है 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं, तो अनुच्छेद तो हमें आने ही आने चाहिए। अनुच्छेद का तो आपको 3 से 4 बार रिवीजन करना है, ताकि आपको देखते ही पता चल जाए ये वाला अनुच्छेद इसके लिए है। अनुच्छेद भी आपको जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सबको ही पता है कि कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपका गायत्री मंत्र हो गया उत्कृष्ट क्लासेज में, वो आपको सारे अनुच्छेद बता देते हैं, उसमें आपको पता चल जाता है कि यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप वहां से नोट कर सकते हो, सारे अनुच्छेद वहां से नोट कर लो, लेकिन सिर्फ उसी से नहीं पढ़ना। देखो मैंने आपको बताया कि कुमार गौरव सर का जो गायत्री मंत्र है उसमें उसने सारे अनुच्छेद करवा रखे हैं एक गायत्री मंत्र में, अब वहां से नोट सिर्फ इतना कर सकते हो कि हाँ उन्होंने ये अनुच्छेद बताए हैं, मतलब ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ना, हमें उन अनुच्छेद को डिटेल में भी पढ़ना है कि इनमें क्या है, इनके पार्ट्स में क्या है, कौन से पार्ट में क्या है, ठीक है। वो मोटा मोटी बताते हैं, पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, अभी जो क्वेश्चन आते हैं वो डिटेल में पूछे जाते हैं, तो आपको सारे अनुच्छेद डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो कौन कौन से और टॉपिक हमारे रह गए, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायती राज व्यवस्था, प्रमुख आयोग, निर्वाचन आयोग, है ना, आपात उपबंध, 3 हमारे अनुच्छेद है ना, तीनों पूछ लेते हैं, कई बार पूछते हैं, क्वेश्चन उनसे बनता है,
पदाधिकारियों का अनुक्रम, प्रथम व्यक्ति कौन होता है, दूसरा व्यक्ति कौन होता है, इस तरीके से अनुक्रम हमारे पूछ लेते हैं। संविधान संशोधन और जो भी विविध के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पॉलिटिक्स से, इन शॉर्ट पूरा पॉलिटिक्स हमारा संविधान के ही अगल बगल घूम रहा है। ठीक है, एक संविधान में ही हमारी पूरी पॉलिटिक्स कवर हो जाती है और उससे हमारे 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। जब आपको पता है कि सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने से आपके 6 से 7 मार्क्स आ सकते हैं, तो वो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसकी प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है, उसमें आपको टाइम जरूर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2 से 3 मार्क्स ही बनते हैं। उसमें मैं आपको बता दूं कि कहाँ से मार्क्स बनते हैं हमारे, कहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स में। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हमारे दरों से बनते हैं। जो भी बैंक दर है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक दर क्या होती है, वो भी डिटेल में पूछते हैं। ठीक है, तो वो भी डिटेल में पढ़ना है। बैंक दर हमेशा डिटेल में पढ़नी है। दूसरा जीएसटी से, सेबी से, है ना, जो भी मानव विकास रिपोर्ट होती है इकोनॉमिक्स में, उसमें पूछ लेते हैं कि कौन से पायदान पे है, भारत का स्थान कौन सा है ना, ये वाली चीजें पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय आय, ये वाले सिर्फ 6-7 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स से। 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। मोस्ट चांसेस हैं कि रेट से, जो बैंक रेट है उससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमारा वहीं से कवर हो गया। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स को ज्यादा टाइम दो, तो मेरे कहने पर सिर्फ 2 से 3 टॉपिक पढ़ लो। मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से। एक तो ये हमारा सेबी, ठीक है, एक तो ये पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पढ़ लो जीएसटी, और तीसरा ये बैंकों की विभिन्न दर। ये 3 टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना इकोनॉमिक्स को, तो अगर आपके पास टाइम है कि आप दे पाओ इकोनॉमिक्स को टाइम, तो ये जितने भी मैंने 8 टॉपिक बताए हैं वो तो आपको पढ़ने ही है। ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जीएसटी को, बैंक दर को और सेबी को। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो अभी हमें पढ़ने हैं। भूगोल, भूगोल से हमारे मोस्टली तो स्टैटिक जीके में ही कवर हो जाते हैं, लेकिन भूगोल में भी हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। भूगोल मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है, सब बच्चों का ही होता है। भूगोल बहुत इजीली याद हो जाता है। भूगोल याद करने का रामबाण क्या है कि आपके पास जब भी आप पढ़ने बैठो तो स्टडी टेबल पर आपके पास हमारे भारत का नक्शा, एक मैप जरूर होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप भी होना चाहिए और इंडिया का मैप। अगर आपके पास वर्ल्ड मैप नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इंडिया का मैप आपके पास जरूर होना चाहिए। आपके पास ये इंडिया का मैप है ना, मान लो ये आपके पास इंडिया का मैप है, इसमें आप सारी चीजें लिख लो, कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, कौन कहाँ पे जा रहा है, इसकी राजधानी क्या है, इसके मुख्यमंत्री कौन है, इसके राज्यपाल कौन है ना, इनकी सीमाएं कहाँ लग रही है, कर्क रेखा कहाँ से निकल रही है, मकर रेखा कहाँ से निकल रही है, ये चीजें आप सारी चीजें नोट कर लो। कौन सी जनजाति कहाँ पे है, अलग अलग कलर से बड़ा सा नक्शा ले लो एक, है ना, बड़ा सा मैप लगा लो अपने रूम में, पूरा भूगोल आपको वहीं पे याद हो जाएगा। जब जैसे आप भूगोल याद कर रहे हो, जो तरीका है आपको वो मैं आपको पढ़ने का बता दूं। भूगोल का मैप है आपके पास बड़ा सा रूम में, ठीक है, सबसे पहले उसमें राज्य और राजधानियां तो लिखी रहती हैं, और नदियों के नाम भी मोस्टली मैप्स में लिखे रहते हैं, वहां पे बने रहते हैं निशान, आप उस पर नाम नोट कर लो कि हाँ ये नदी है, इसका ये नाम है। झरने लिख लो उसी में, दर्रे लिख लो उसी में, वन्य जीव अभ्यारण्य लिख लो उसी में, है ना, और क्या रह गया हमारे प्रमुख घास के मैदान लिख लो, जनजातियां लिख लो। सारी चीजें आप वहां पे जब आप रिवीजन करो, जब आप पढ़ने बैठे हो, तो उसमें साथ साथ नोट डाउन करते रहो। उससे क्या होगा कि आपको सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप जब भी आपको रिवीजन करना हो आप नक्शे में चले जाओ, एक राज्य उठा लो आप, जैसे आपको जम्मू कश्मीर पढ़ना है तो उस राज्य की आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, कैसे कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या है आपको जो पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो मैंने नोट्स बनाए थे भूगोल के वो इसी तरीके से बनाए थे, मैंने राज्य वाइज अपने सारे नोट्स बना लिए थे। जैसे सब ऊपर से ले लिया जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या है, कौन कौन से दर्रे हैं, जैसे हिमालय है जम्मू कश्मीर में तो उसके बारे में पूरा नोट लिख लिया है ना, कौन कौन सी वहां से नदियां निकल रही हैं, कौन कौन से वहां पे झरने हैं, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ की वेशभूषा क्या है, वहाँ का लोक नृत्य क्या है। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरे नोट्स बना रखे थे, तो इसी तरीके से आप भी नोट्स बना लो।
आपके नोट्स आपके उस पूरे मैप में ही बन जाएंगे। अगर आपको अलग से नोटबुक में नोट्स नहीं बनाने तो आप उस एक मैप में ही अपने पूरे नोट्स बना लो, ठीक है, तो आपके सारे उसमें कवर हो जाएगा। उसके अलावा एक चीज ये है कि जो ये 7 सिस्टर्स हैं, जो हमारी उधर के 7 सिस्टर्स हैं, इससे जरूर एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वहाँ के लोक नृत्य पूछे, शास्त्रीय नृत्य पूछे, राज्य पूछे, राजधानी पूछे, कुछ भी पूछे, वहां से जरूर एक क्वेश्चन बनता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कि यहीं पे आपका पूरा भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक हैं ये आप देख लो एक बार। सौरमंडल है, महाद्वीप है, महासागर है ना, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ये तो होगी हमारी विश्व की भूगोल। यहाँ तक है हमारी विश्व की भूगोल जो आपको पढ़नी है, विश्व की प्रमुख जनजातियां और भौगोलिक उपनाम, ठीक है। इसमें हमारी नदियां और बच गई, ठीक है, नदियां और पढ़ लेना, विश्व की नदियां, ठीक है, विश्व की नदियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। भारत, देखो यहाँ पे लिखी रखा, भारत और विश्व की प्रमुख झील, नदियां और नदियों के किनारे बसे शहर, ठीक है। हिमालय, शिवालिक, अरावली, जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं हमारी भारत की, वो भी हमें पढ़नी है, ठीक है। भारत की जलवायु, मिट्टी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई आजकल, कि ये कौन सी मिट्टी, कौन सी उसके लिए, कृषि के लिए उपयुक्त है, ये वाले क्वेश्चन भी अब बनते हैं। तो मिट्टी वाले क्वेश्चन भी एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो जो भारत की जलवायु और जो भारत की मिट्टी है, उससे भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, ठीक है। तो खेतियों से रिलेटेड भी, फसलों से पूछने लग गए अब एक क्वेश्चन, तो ये वाला टॉपिक भी पढ़ना आप, इसको भी इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। जो भी जलप्रपात है, बांध हैं, और एक ये भारत की जनगणना 2011, ये भी आप जैसे मान लो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी का, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है, हर एग्जाम में बन रहा है। ये अब एसएससी का फेवरेट टॉपिक हो रखा है कि 2011 की जनगणना, तो इससे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये वाला टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं डीपली, कि केरल की उस टाइम पे क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी जनसंख्या दर पूछ ली, लिंग अनुपात पूछ लिया, साक्षरता दर उस टाइम पे क्या थी, ये वाली चीजें अब हमसे पूछ रहे हैं कि 2011 की जनगणना के टाइम पे तमिलनाडु की साक्षरता दर क्या थी, पंजाब की साक्षरता दर क्या थी, सबसे निम्न साक्षरता दर कौन से राज्य की थी, सबसे निम्न लिंग अनुपात कौन से राज्य का था। इस तरीके के क्वेश्चन जो डीपली क्वेश्चन है ना, वो साक्षरता दर भी पूछ रहे हैं कई बार, तो कि वो दर कितनी थी, परसेंटेज में कितनी थी, वो भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको डीपली पढ़ना है। ये वाला हो गया एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो 2011 की जनगणना बताई मैंने, भारत की जलवायु और मिट्टी से बता दिया मैंने, और भारत का मैप, ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी जो आपको करनी ही करनी है ज्योग्राफी में, ठीक है। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि कहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे फिजिक्स से ही क्वेश्चन बनते हैं। फिजिक्स में मान लो एक तो एसआई यूनिट से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो एसआई यूनिट आपको याद करनी है, ज़्यादा नहीं है, 6 से 7 एसआई यूनिट हैं जो आपको याद करनी है। फॉर्मूले से भी पूछने लग गए कि जैसे वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो इस तरीके से फॉर्मूले से सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले, न्यूटन के तीनों नियम आपको याद करने हैं, और विविध, ज्यादा टॉपिक मैंने लिए ही नहीं भौतिक से, जो फिजिक्स है हमारे उससे मैंने सिर्फ 3 टॉपिक ही उठाए, कौन से, एसआई यूनिट्स आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूला और परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, और न्यूटन के तीनों नियम, सिर्फ ये 3 चीजें हैं जो आपको फिजिक्स में करनी है। उसके अलावा देखो केमिस्ट्री में आपको एक तो आवर्त सारणी को पता होना चाहिए। मैं नहीं बोल रही कि आपको पूरी आवर्त सारणी जो है याद होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 30 तक आपको आवर्त सारणी याद होनी चाहिए। वहां तक कई बार पूछ लेते हैं, सीधा यही पूछ लेंगे कि क्लोरीन हमारी आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आती है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो 30 तक आपको याद होने चाहिए। सिंबल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमसे पूछ लेंगे, जब हमें सल्फर का ही नहीं पता कि उसका वो सिंबल होता क्या है, तो हम क्या फॉर्मूला लिख देंगे, है ना। तो हमें याद होना चाहिए कि सल्फर को S कहते हैं, ऐसे है ना, ऑक्सीजन को O कहते हैं, हाइड्रोजन को H से वो करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो इस तरीके से आपको सिंबल्स भी याद होने चाहिए, ठीक है। आइसोटोप और आइसोबार, इससे भी कई बार कार्बन के ही अपर रूप पूछते हैं मोस्टली, ठीक है। अम्ल और क्षार का पीएच मान भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा। गैसों के सामान्य गुण, धातु और अधातु, इसमें तो स्टैटिक जीके की तरह क्वेश्चन पूछते हैं। धातु और अधातु में सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु, सबसे कठोर धातु, है ना, ये वाले सवाल पूछते हैं। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे धातु और अधातु से बनते हैं। ईंधन, कोयला,
उत्प्रेरण, ये 3 चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला कौन सा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हमारे केमिस्ट्री से। ठीक है, आवर्त सारणी मैंने आपको बता ही दी कि आपको 30 तक याद होने चाहिए आवर्त सारणी में। उसके अलावा बायोलॉजी में आपको जैसे मानव शरीर की क्रियाएं, मानव शरीर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बड़ी ग्रंथि है, छोटी ग्रंथि है, कौन सी सबसे बड़ी हड्डी है। तो ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। शरीर के सभी अंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। ये सारी चीजें, ग्रंथि, हड्डियां ना, अनुवांशिक क्रियाओं, डीएनए आरएनए के बारे में कई बार पूछ लेते हैं कि उनके डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, सिंगल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वो वाले क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे, है ना। पादप जगत और जीव जगत के बारे में वर्गीकरण, कई बार क्या पूछते हैं, दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं, है ना। पादप जगत क्या होता है, पादप में कौन सी चीजें होती हैं, जैसे झिल्ली होती है, पादप में भित्ति होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ठीक है, ये वाली चीजें भी आपको रिवाइज करनी है। तो बायोलॉजी में ज्यादा नहीं है, 3 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़नी कि हम सब कुछ पढ़ने को बैठ जाएं। स्टैटिक जीके भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जीके से, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में भी हमें टाइम देना है, डेली आपको एक टॉपिक पढ़ना है। इस तरीके से आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ डेली एक टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ एक बार आपको एक टॉपिक पढ़ना है। 3 से 4 बार जब हम पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। स्टैटिक जीके का ऐसा ही होता है, हमारे क्वेश्चन सही हो जाएं, बस ऑप्शन देख के हमारे क्वेश्चन सही हो जाएं तो ठीक है, इतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 बार आपको पढ़नी है, आपको अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं हमारे स्टैटिक जीके से। देखो, प्रमुख संस्कृति, व्यक्ति, समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया, तो यहाँ भी पढ़ना है आपको, है ना। प्रार्थना समाज हो गया। शास्त्रीय और लोक नृत्य, उनसे संबंधित व्यक्ति, घराने, ये भी इंपॉर्टेंट बन रहा है आजकल। ठीक है, खेलों से पूछ रहे हैं, वाद्य यंत्रों से पूछ रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रमुख त्योहारों से, भारतीय प्रथम पुरुष, जो त्योहार मेले हैं ना, ये 7 सिस्टर्स के तो जरूर याद करना। ठीक है, उनके तो बिल्कुल रट लेना, उनकी जो भी 7 सिस्टर हैं उनके सारे जो भी मंदिर, गुरुद्वारे, त्योहार, मेले, वो तो आपको बिल्कुल रट लेने हैं, वो तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। उसके अलावा भारत में सबसे लंबा, चौड़ा, मोटा, छोटा, जो भी आपको, वो भी सारी चीजें आपको स्टैटिक जीके में पता होने चाहिए। खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी, खेलों से संबंधित शब्दावली, ये तो अब एसएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक हो गया है कि खेलों से संबंधित वर्ड दे देते हैं कि ये वाला, जैसे डीआरएस दे दिया है ना, रिव्यू को कौन से उसमें लेते हैं, तो ऐसे कुछ शब्द दे देंगे कि कौन से खेल से संबंधित है, तो वो भी आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, मैदान की लंबाई, ये वाला कप, तो खेलों से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल, है ना, इनके बारे में आपको। प्रमुख पुस्तकें, दिवस, पुरस्कार और राष्ट्रीय प्रतीक, ये जो 8-9 टॉपिक हैं हमारे स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके के मोस्टली ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसलिए कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन जो टॉपिक अभी मैंने बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे चांसेस हैं कि एक एक क्वेश्चन जरूर बने, तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। ये तो आपके जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं, बाकियों में कौन कौन सी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है ना। ये तो हमारा आईक्यू लेवल होता है एक इंसान का, जब हम तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो बेसिक्स होती हैं जो हमें जरूर पता होनी चाहिए। स्टैटिक जीके, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो स्टैटिक जीके कई बार कोई भी पूछ लेता है, अच्छा आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन बताना। नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है, जो हमारे डेली रूटीन लाइफ से रिलेटेड करते हैं, है ना। थोड़ा सा ये होता है कि वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, उनके वादक कौन से, ये रट्टाफिकेशन वाले सवाल है जो हमें रटने ही पड़ेंगे, है ना। उनके वादक कौन है, कौन कौन से जो फेमस होते हैं, किसी का निधन हुआ है अभी करंट में तो उसका आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर के व्यू से भी और ये स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों से इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमारे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते ही होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है आपको जहाँ से भी मिले तो वहाँ के क्वेश्चन भी एक बार रिवाइज कर लेने हैं आपको। जब एग्जाम नजदीक आए, 10-15 दिन बचे तो उस टाइम पे रिवीजन कर लेना वो वाले, ठीक है। उसके अलावा 10 से 12 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के आते हैं। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दी कि कुमार गौरव सर की बुक है जो आपको ले लेनी है 2022 वाली।
क्योंकि 2022 से भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे नहीं कि अभी 23 में एग्जाम होगा तो सिर्फ 23 की ही करंट अफेयर पूछी जाएगी, 2022 की भी करंट अफेयर पूछी जाती है, तो एक बार मोटी मोटी आप वो भी पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।